हाँ भाई, वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं टॉप 60 प्रश्न जो आपके एग्जाम के जो नेक्स्ट लगे हुए हैं उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आप एग्जाम की एनालिसिस नहीं करा रहे। देखिए मैं एग्जाम के एनालिसिस खुद करता हूँ और उसके बाद में जो वीडियो क्रिएट करता हूँ उसके नेक्स्ट लेवल के एग्जाम के लिए, ठीक है। जो एग्ज़ाम आज हो गए वो एग्ज़ाम आपके कभी नहीं होंगे, यानी समझ रहे हैं कि जिनके आज एग्ज़ाम थे क्या ऐसी उम्मीद है कि जो प्रश्न आज पूछे गए हों वैसे ही प्रश्न कल पूछ ले जाए? नहीं, हाँ उसी के तरह कुछ अगले प्रश्न जो आपको याद होने चाहिए। तो हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम की एनालिसिस कर हम आपको वो प्रश्न प्रोवाइड कर दें जो आपके आगे जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं जिनके भी एसएससी जीडी के, उनके लिए क्या हो काफ़ी यूज़फुल हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम की एनालिसिस सिर्फ इस बेस पे मैं करता हूँ कि मैं खुद आपको प्रिपेयर कर सकूँ किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो जीके वर्ल्ड पे हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम की एनालिसिस के साथ ही नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, बस वीडियो को देखिए, बहुत ही टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोले, मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए एक बात याद रखिएगा, इसे वैज्ञानिक विधि भी बोलते हैं, तो ये कभी कभी आप मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको याद ही रखना है कि मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन की जो विधि है उसे बोलते हैं एपीकल्चर। याद रखिएगा कि मधुमक्खियों से हमें दो चीज़ प्राप्त होती है मोस्टली जो हमें यूज़ है, एक तो हमारा है मोम और दूसरा हमारा है शहद, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ही प्राप्त होती है और दोनों ही चीज़ अपने में काफ़ी कॉस्टली और व्यापार के रूप से काफ़ी यूज़फुल है। देखिए मोम का जो प्रयोग होता है मोस्टली जितने भी सौंदर्य प्रधान जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे क्रीम है जो भी है सब कुछ बनाए जाते हैं, ठीक है। शहद का प्रयोग तो आपको पता ही है हमारा मेडिसिन के रूप में भी है और जनरल रूप में भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ हमें प्राप्त होते हैं और ये दोनों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खियों से क्या क्या प्राप्त होता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शाहीवाल तथा सिंधी किसकी उन्नत किस्में हैं यानी नस्लें हैं? तो यार देखिए गाय की ये दोनों ही उन्नत नस्लें हैं, ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि साबुन उदाहरण है? तो यार रखिएगा सोडियम तथा पोटेशियम के लवणों का मिश्रण है साबुन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है किसके? सोडियम तथा पोटेशियम के लवणों का मिश्रण क्या है? साबुन है, ठीक है। और बीओडी इसे तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा बीओडी से तात्पर्य क्या है? जल में ऑक्सीजन की डिमांड, ठीक है, यानी किसी जल में कितनी ऑक्सीजन है, यानी जल का जो हम शुद्धिकरण करते हैं उसमें क्या मापते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन को मापते हैं, यानी ऑक्सीजन का लेवल अगर अच्छा है तो जल क्या है? ठीक है, अगर ऑक्सीजन का लेवल खराब है तो जल खराब है, ठीक है। तो बीओडी का मतलब यही होता है कि जल में ऑक्सीजन की डिमांड यानी मांग की जांच होती है कि कितना इसमें ऑक्सीजन है और कितना नहीं है, या क्या ये नॉर्मल लेवल पे है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्च अणुभार वाले बहुलक से निर्मित रेशों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इन्हें बोलते हैं कृत्रिम रेशे, ठीक है। जो आपके कृत्रिम रेशे होते हैं इनके उच्च अणुभार होते हैं, ये बहुलक होते हैं। और याद रखिएगा इसका एक उदाहरण है आपका नायलॉन। नायलॉन क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन्हीं एक प्राकृतिक रेशे का उदाहरण बताइए, आपको 4 रेशे दे देते हैं, पूछते हैं इसमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक रेशा जैसे कि जूट, ठीक है, फिर आपका कॉटन, फिर आपका रेशम, ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक रेशे हैं। और जो नायलॉन है ये क्या है? कृत्रिम रेशा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैं बोलता जा रहा हूँ इनको भी आप याद रखते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जीडी में डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट है किसके अणु अक्रिय एवं जंगरोधी होते हैं, यानी किसी के साथ भी ये क्रिया नहीं करते और क्या होते हैं? जंगरोधी होते हैं। तो ये क्या है? प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक स्नेही ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपका कि प्रकृति में जो ऊर्जा के स्रोत है जो प्राकृतिक लिए हानिकारक नहीं होते, तो क्या है? सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा दोनों ही ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं जो प्राकृतिक स्नेही कहते हैं, ये यानी प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इनके दहन के बाद हानिकारक वायु प्रदूषण गैस निकलती है। तो यार के किनके? पेट्रोलियम और डीजल, ठीक है, दोनों के दहन के बाद क्या निकलती हैं? हानिकारक जो है प्रदूषित गैसेस निकलती हैं। तो यार के पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होता है मनुष्यों के लिए वो होता है आपका लेड, यानी सीसा जो होता है वो दहन के उपरांत निकलता है। तो ये अगर एयर में मिलता है तो भाई मनुष्यों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है क्योंकि इससे मनुष्यों के अंदर होता है कैंसर, ठीक है। बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी कौन गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि ओजोन में क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो यार क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ओजोन में क्षति का प्रमुख कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलित यंत्रों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यार क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलित यंत्रों में। ठीक है। फिर बात करते हैं वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। याद रखिएगा कि जो स्वचालित वाहन है, ठीक है, जो यानी जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं सड़कों पे, ये ध्वनि प्रदूषण और जो आपका वायु प्रदूषण का प्रेजेंट टाइम में क्या है कारण बनी हुई है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा सकता है कि भारत में इस प्रेजेंट टाइम में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है वायु प्रदूषण के रूप में, तो आपका कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है। तो ये काफ़ी प्रदूषित हो चुका है क्योंकि काफ़ी उद्योग धंधे यहाँ पर, काफ़ी अच्छी जनसंख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्वचालित वाहन भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी प्रदूषित शहर है प्रेजेंट टाइम में ये पूरे भारत का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। फिर बात करते हैं टीकाकरण का जो है किया जाता है, तो यार रखिएगा जो वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है। तो यार रखिएगा रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए जो है वैक्सीनेशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन सिर्फ उन्हीं बीमारियों का होता है जिनका मोस्टली हमें क्या मेडिसिन उपचार अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेडिसिन उपचार मतलब जैसे कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका मेडिसिन उपचार अभी भी संभव नहीं है, जैसे कि आपका एक हो गया रेबीज, फिर हो गया आपका टेटनेस, और बहुत से ऐसे रोग हैं जैसे कि इनका जो मेडिसिन इलाज नहीं है। अगर ये रोग आपको किसी कारण भी हो जाते हैं तो आप इनको मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते, ना ही रेबीज़ को ना ही टेटनेस को। ठीक है। तो इनके लिए क्या टीकाकरण जरूरी है, यानी शरीर में एक ऐसी इम्यूनिटी बनाना जिससे कि ये रोग हमारे शरीर के अंदर ना ही हो। ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि कोई मतलब लोहा लगता है या कुछ लगता है तो सबसे पहले टीकाकरण के लिए बोलते हैं, ताकि उन रोग के जो वायरस या बैक्टीरिया है वो आपके अंदर शरीर के अंदर ना चले जाएं और आपको हार्म ना पहुंचाएं। ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग वर्तमान में किन रोगों के टीके उपलब्ध हैं, तो आपको याद रखना है रेबीज, टेटनेस और मलेरिया, इन सभी के टीके क्या है वर्तमान में उपलब्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि एड्स से भी घातक रोग माना जाता है, तो यार कि भारत के अंदर क्या पूरे दुनिया में प्रेजेंट टाइम में जो एड्स से भी घातक रोग माना जा रहा है वो है रेबीज़। ठीक है। रेबीज़ हर उस जंतु के काटने से हो सकता है जो जंगली है। ठीक है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि रेबीज़ सिर्फ कुत्ते काटने से होता है, क्योंकि रेबीज़ मोस्टली हर उस जानवर के काटने से हो सकता है जो क्या है जंगली है, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो मिलते हैं जंगली वो हैं कुत्ते, तो हमें मोस्टली लोगों को जो रेबीज़ होता है वो कुत्तों के काटने से होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्या, भारत जैसे विकासशील देश में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की जो मृत्यु किसके कारण हो जाती है, तो यार कि भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जनसंख्या जो कुपोषण का शिकार रहती है। और यार कि कुपोषण से सबसे पहले जो बीमारी लगती है शरीर के अंदर वो है आपका क्षय रोग, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग टीबी। तो यार देखिए भारत में अब भी प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है क्षय रोग के कारण, और ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। बात करते हैं ट्रांसजीनी फसलें होती हैं, तो यार रखिएगा विभिन्न जातियों के मध्य जो प्रयोगशाला में क्रॉस कराए जाते हैं इन्हें बोलते हैं ट्रांसजीनी फसलें, यानी अलग अलग किस्म के जंतुओं के साथ क्रॉस कराया जाता है और एक ऐसी नस्ल बनाई जाती है जो कुछ रोगों के प्रति क्या हो, काफ़ी मजबूत हो और सभी प्रकार के जो है प्रदूषण और वातावरणीय कारकों को झेल सके। ठीक है। फिर बात करते हैं किस क्रांति को भारत में सबसे सफल क्रांति कहा जाता है, तो यार रखिएगा जो आपका है हरित क्रांति। ठीक है। तो ये जो क्रांति भारत में सबसे सफल क्रांति रही, इसके जो प्रणेता थे कौन थे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी थे, और भारत की सबसे सफल क्रांतियों में से एक है हरित क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदा के लिए अप्रदूषक खाद कौन सी, याद रखिएगा कि जैविक खाद जो होती है मृदा के लिए अप्रदूषक खाद होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक खाद किस प्रकार के प्रदूषण के लिए जानी जाती है, तो क्या रखिएगा मृदा और जल प्रदूषण दोनों ही प्रदूषण हो सकते हैं रासायनिक खादों से। ठीक है। बात करते हैं रेशम पालन की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं रेशम पालन की वैज्ञानिक विधि को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डायनेमो का प्रमुख कार्य क्या है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं कि डायनेमो का प्रमुख कार्य क्या है, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है। ये काम होता है किसका, डायनेमो का। ठीक है। बात करते हैं माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना काम होता है माइक्रोफोन का। फिर बात करते हैं ऑटो हॉर्न जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑटो हॉर्न जो जाने जाते हैं ये हाइड्रोजन बम के विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं एलिजा परीक्षण किया जाता है, तो यार रखिएगा एड्स रोग की पहचान हेतु जो है एलिजा परीक्षण किया जाता है। ठीक है। पौधे के तने के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है, तो यार रखिएगा जूट प्राप्त किया जाता है तने से। ठीक है। ये एक प्राकृतिक रेशा है जो भारत में पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब इसकी थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत अच्छे से यूज होता है। ठीक है। बात करते हैं टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है, तो यार रखिएगा जॉन बेयर जो है टेलीविज़न के आविष्कारक हैं।
फिर बात करते हैं सीधी सड़क पर चलता हुआ आदमी किस तरह की गति को दर्शाता है, तो एक रेखी गति दर्शाता है सीधी सड़क पर चलता हुआ एक आदमी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी है, तो यार वृत्तीय गति में सूर्य चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, दूरी कैसी राशि है, तो यार दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि भाई क्वेश्चन ज़्यादा है और मैं किसी का भी समय बर्बाद नहीं करता, ना ही आपका और ना ही खुद का। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यार बल का एसआई मात्रक जो होता है आपका न्यूटन होता है। ठीक है, फिर रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यार क्या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम दर्शाता है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है, तो यार न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, बात करते हैं ये होगा व्यक्ति का। ठीक है, किसी व्यक्ति का पानी में अचानक कूदने पर उसे चोट का एहसास होना किस कारण होता है, तो यार क्या पानी के पृष्ठ तनाव के कारण जो है, अगर हम अचानक कूद जाते हैं पूरे से सीधे सीधे तो उसमें हमें थोड़ी सी चोट लग जाती है। ठीक है, बात करते हैं वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों धारण कर लेती है, तो यार क्या पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोल आकार धारण कर लेती हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या बोले हैं शक्ति का मात्रक क्या है, तो यार रखिएगा वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। और ऊर्जा के प्रमुख नवीनीकरण स्रोत क्या है, यानी जो अभी हाल में ही इन्हें हमने विकसित किया है, तो जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है आपके नवीनीकरण स्रोत हैं। और अगर आपसे पूछ जाए ऐसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, तो वो है सौर ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो यार रखिएगा सूर्य होगा हमेशा किसी भी पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। फिर बात करते हैं ध्वनि में किस प्रकार की तरंगे होती हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ध्वनि में किस प्रकार की तरंगे होती है, तो याद रखिएगा इसमें होती हैं आपकी यांत्रिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस में ध्वनि की चाल कैसी होती है, तो यार अधिकतम होती है, सर्वाधिक होती है ठोस में ध्वनि की चाल। ठीक है, फिर बात करें प्रकाश की गति कैसी है, तो यार सरल रेखा में होती है प्रकाश की गति हमेशा। फिर बात करते हैं समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो यार अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। फिर बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग में अधिक होता है, तो यार बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जल कैसा मिश्रण है, तो यार जल एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, फिर बात है पौधों में वाष्पीकरण की क्रिया कब होती है, तो यार प्रकाश वाले दिनों में यानी दिन में होती है वाष्पीकरण की क्रिया। ठीक है, फिर बात करते हैं आपका पौधों में बिंदु श्रावण की क्रिया कब होती है, तो यार ये होती है आपकी रात्रि में। फिर बात है प्लास्टिक के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो यार सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक के निर्माण में। ठीक है, बात करते हैं लिटमस का रंग क्षारीय विलयन में कैसा होता है, तो यार नीला होता है लिटमस का रंग क्षारीय विलयन में। ठीक है, फिर जल की क्षारकता एवं अम्लता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि हमेशा पीएच पैमाना। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आप ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त होता है, तो यार रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। और रेयन बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, तो रेयन बनाने में प्रयुक्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैं पीडीएफ जो है इसकी आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे आराम से भी पढ़ सकते हैं, एक बार आप यहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बेस्ट है और बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, बात करते हैं भविष्य के लिए विटामिन ए का संचय कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए मनुष्य के यकृत में जो है विटामिन ए का संचय कर लिया जाता है भविष्य के लिए। ठीक है, फिर किस हार्मोन की अनियमितता होने पर मधुमेह रोग होता है, तो देखिए इंसुलिन हार्मोन की अनियमितता होने पर इंसानों को मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट का कि बहते हुए रक्त को स्कंदित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, यानी जो रक्त हमारा बहता है उसको बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या कोई चोट लगी हमें तो उसका अगर रक्त हमारा ब्लड बहने लगा है तो फिटकरी अगर उस घाव पे आप लगाते हैं तो आपका ब्लड जल्दी बंद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं विद्युत का कुचालक होता है, तो आसुत जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और बात करते हैं किस प्रकार का जल विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, तो समुद्री जल जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है और जितनी ज़्यादा अशुद्धियाँ होंगी वो उतना ही विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा। ठीक है, बात है कीटों के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है कीटों के डंक में। फिर हम बात करते हैं कि नौसादार का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए अमोनिया क्लोराइड होता है नौसादार का रासायनिक नाम। और सोडियम का रंग कैसा होता है, तो देखिए सुनहरा पीला होता है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस के लिए भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना एनालिसिस करके आप पढ़ नहीं सकते उतना हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि एनालिसिस हम उस समय कर रहे होते हैं जब एग्जाम हो चुके होते हैं, और हम सिर्फ इसलिए एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कैसे कि हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो प्रोवाइड करें आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।